आज है टॉपिक नंबर 14.4 जो कि टॉपिक है एम्पेयर्स लॉ। ओएस्टेड सबसे पहला साइंसदान था जिसने हमें ये बताया था कि जब भी किसी कंडक्टर में से करंट गुजरता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ओएस्टेड ने सबसे पहले मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में बताया था। एम्पेयर ने भी कुछ ऐसी ही बात की। एम्पेयर ने कहा कि जब भी किसी वायर में से इलेक्ट्रिक करंट गुजरे तो उसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है, लेकिन एम्पेयर ने इजाफी ये काम किया कि उसने उस मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी मालूम करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स किए और हमें मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी मालूम करने के लिए फार्मूलाज दिए। तो चलिए आज की वीडियो में हम उन फार्मूलाज का जिक्र करेंगे जो एम्पेयर ने इस्तेमाल किए थे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी मालूम करने के लिए। इससे पहले कि हम एम्पेयर्स लॉ को डिफाइन करें, एम्पेयर के कुछ फार्मूलाज को देख लेते हैं और फिर हम एम्पेयर्स लॉ की मैथमेटिकल डेफिनेशन करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें कुछ टर्म्स का पता होना चाहिए। आज की वीडियो में हम एच का वर्ड अक्सर यूज़ करेंगे। एच का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड की भी स्ट्रेंथ या ताकत को मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। एन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स होगी, यानी कि कंडक्टर या जो आपका जो कंडक्टर है उसको कितने टर्न्स कितने बल दिए हैं आपने, ये एन होगा। स्मॉल एन से मुराद है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है चाहे कंडक्टर जितना भी लंबा हो, और ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है अगर उसकी लंबाई 1 मीटर हो पर यूनिट लेंथ। इसको हम लिख सकते हैं कैपिटल एन डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द कंडक्टर, तो ये आएगी टर्न्स पर यूनिट लेंथ। बी हमने पहले पिछले टॉपिक में भी देखा, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ये हमने पिछले टॉपिक में मैग्नेटिक फ्लक्स के टॉपिक में डिटेल से देखा था कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है। और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी का एच के साथ रिलेशन होता है। बी इज़ इक्वल टू म्यू नॉट एच, जहाँ पे म्यू नॉट जो है वो परमिएबिलिटी है फ्री स्पेस की। ये परमिएबिलिटी क्या है? जब भी किसी कंडक्टर में से करंट गुजरता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अगर उस कंडक्टर के इर्द गिर्द हवा हो तो वो उस मैग्नेटिक फील्ड को इतने अच्छे से अपने अंदर से नहीं गुजारती, लेकिन अगर उस कंडक्टर के इर्द गिर्द जो है वो सिलिकॉन स्टील हो या कोई फेरो मैग्नेटिक मटेरियल हो तो वो मैग्नेटिक फील्ड को बड़ी आसानी से अपने अंदर से गुजरने देता है। इसका मतलब ये हुआ कि परमिएबिलिटी किसी भी मटेरियल की वो खासियत है जिसकी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर से गुजरने के लिए आसानी देता है। फैसिलिटी ऑफर्ड बाय मैग्नेटिक मटेरियल टू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड को जो आसानी देता है, सहूलत देता है, उसे परमिएबिलिटी कहते हैं। एक होती है रिलेटिव परमिएबिलिटी। फ्री स्पेस की परमिएबिलिटी यानी कि खला की परमिएबिलिटी को म्यू नॉट कहते हैं और ये बहुत थोड़ी होती है। अच्छे मैग्नेटिक मटेरियल की परमिएबिलिटी खला की परमिएबिलिटी से अच्छी होती है। तो किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल की परमिएबिलिटी की खला की परमिएबिलिटी से जो निस्बत है उसे रिलेटिव परमिएबिलिटी कहते हैं। रिलेटिव परमिएबिलिटी हमें ये बताती है कि किसी भी मटेरियल की परमिएबिलिटी खला की परमिएबिलिटी से कितनी ज़्यादा या कम है। तो चलिए चलते हैं एम्पेयर्स लॉ की फॉर्म्स देखते हैं। अब तक हमें एच, बी, एन और स्मॉल एन के बारे में पता लग गया होगा। एम्पेयर ने कहा था कि अगर मेरे पास किसी कंडक्टर में से करंट गुजरे और उस कंडक्टर की n टर्न्स हों, यानी कि उस कंडक्टर की आपने एक लूप बनाई हो, एक कॉइल बनाई हो, उसको n बार बल दिए हों, 5-10 उसके बल दिए हों, तो हर टर्न में से अगर करंट आई है तो उस कंडक्टर की n टर्न्स में से करंट कितना गुजरेगा? n इंटू आई, क्योंकि एक जो है वो बल में से करंट आई गुजर रहा है तो n बलों में से n इंटू आई करंट गुजरेगा। तो एम्पेयर ने कहा था कि उसके गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उस मैग्नेटिक फील्ड को पाथ लेंथ से ज़रब दें तो ये एन आई टोटल करंट के बराबर आएगा। यानी कि एम्पेयर का कहना था कि जितना करंट ज़्यादा होगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रॉन्ग बनेगा और जितना करंट जो है वो कम गुजारेंगे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड वीक बनेगा। ये था एम्पेयर्स लॉ। लेकिन एम्पेयर्स लॉ की ये 4 फॉर्म्स हैं। आप एम्पेयर्स लॉ को मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की शक्ल में लिखें तो ऐसे लिखेंगे, और ये जो निशान आपको नज़र आया ये इंटीग्रेशन का निशान है, ये मजमुआ है।
यानी कि हम आगे जाके देखेंगे कि हम स्मॉल छोटी छोटी लेंथ्स में डिवाइड कर लेंगे उस पाथ को जिस पाथ के अलोंग हमने मैग्नेटिक फील्ड मालूम करना है और उसको जमा करेंगे। तो ये मैग्नेटिक फील्ड एम्पेयर्स लॉ की 4 फॉर्म्स हैं कि H इंटू एल, एल जो है वो मैग्नेटिक पाथ की लेंथ है, जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसकी पाथ लेंथ। एच एल इज इक्वल टू एन आई, क्योंकि हमने पढ़ा था कि किसी कंडक्टर में से जब भी करंट गुजरे तो उसके गिर्द सर्कुलर जो है वो फील्ड बनता है, मैग्नेटिक फील्ड। ये हमने पहले टॉपिक में पढ़ा था इस चैप्टर के। तो मैग्नेटिक पाथ लेंथ को अगर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी से मल्टीप्लाई करें तो वो करंट के बराबर होता है। तो अगर करंट ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी। हम एम्पेयर्स लॉ को मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की शक्ल में भी लिख सकते हैं, और आपको पता है कि फ्लक्स डेंसिटी H को म्यू नोट से मल्टीप्लाई करने से आती है, इसलिए देखें यहाँ पे म्यू नोट मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, यहाँ पे म्यू नोट मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये चारों फॉर्म्स आपने याद करनी है, जहाँ पे n टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है किसी भी सोलिनॉइड की या कॉइल की, और म्यू नोट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है जिसके बारे में हम पहले ही जान चुके हैं। थर्ड फॉर्म, अगर जो है वो स्ट्रेट कंडक्टर हो तो आपको पता है स्ट्रेट कंडक्टर में तो कोई भी टर्न या लूप नहीं होती, तो उस केस में n1 हो जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला बनेगा B डॉट डेल्टा एल n इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। इसका क्या मतलब है, ये जमा का निशान है, यानी कि हमने जो है वो B डॉट डेल्टा एल को हर लेंथ के लिए जमा करना है, तो वो टोटल म्यू नॉट आई के बराबर आएगा। और H के लिए अगर हम लिखें तो म्यू नॉट ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है B वाले फार्मूले में म्यू नॉट आता है और H वाले फार्मूले में म्यू नॉट नहीं आता। अभी हमने इसको डिटेल से नहीं देखा, अभी हम इसको डिटेल से देखते हैं। अभी हमने सिर्फ इसकी 4 फॉर्म्स को देखा है, अब हम इसे डिटेल से देखेंगे, फिर हमें समझ आएगी कि इन फॉर्म्स का मतलब क्या है। अब एम्पेयर ने सिर्फ ये नहीं कहा था कि जब करंट बहता है तो उससे जो है वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, ये तो ऑस्टेड ने भी कहा था। एम्पेयर ने हमें फार्मूला दिया था जिससे हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मालूम कर सकें या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम कर सकें, ठीक है। तो एम्पेयर ने जो हमें तरीका सिखाया था मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मालूम करने का, उसके 5 स्टेप्स हैं। हम उन 5 स्टेप्स का यहाँ पे जिक्र करेंगे। तो उसमें सबसे पहला स्टेप है, हमने एम्पेरियन पाथ सेलेक्ट करना है। आपने 13 यूनिट में देखा था कि हमने गॉसियन लॉ पढ़ा था, तो हमने वहाँ पे गॉसियन पाथ नहीं सिलेक्ट किया था बल्कि गॉसियन सरफेस सेलेक्ट की थी। गॉसियन लॉ एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था और तब मैंने कहा था कि हम एम्पेयर्स लॉ भी पढ़ेंगे तब भी हम गॉसियन लॉ का जिक्र करेंगे। इसकी वजह यह है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी सीमत 3 डायमेंशनल होती है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को भी जा रहा होता है, इधर को भी, ऊपर नीचे हर तरफ जा रहा होता है। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैद करने के लिए हमें पाथ की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि हमें एक 3 डायमेंशनल सरफेस की ज़रूरत होती है जिसे गॉसियन सरफेस कहते हैं। लेकिन जब भी मैग्नेटिक फील्ड बनता है, अगर आप देखें ये मैग्नेटिक फील्ड है, ज़रा देखें तो मैग्नेटिक फील्ड एक रास्ते के इर्द गिर्द बनता है। नॉर्थ पोल से लाइनें निकलती हैं, साउथ पोल में दाखिल हो जाती हैं। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड को कैद करने के लिए आपको सरफेस की ज़रूरत नहीं बल्कि पाथ की ज़रूरत होती है। तो पहला स्टेप है कि आपने जिस भी कंडक्टर या जिस भी शक्ल के करंट का मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मालूम करनी है, आपको सबसे पहले क्या मालूम करना पड़ेगा, एम्पेरियन पाथ आपको मालूम करना पड़ेगा। ये स्टेप 1 है। अब आपने एम्पेरियन पाथ सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे मैं आपको कोई एम्पेरियन पाथ दिखाता हूँ। ये जैसे कि एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर में से करंट गुजर रहा है, तो हम यहाँ पे एम्पेरियन पाथ सेलेक्ट करते हैं, सर्कुलर एम्पेरियन पाथ। एम्पेरियन पाथ ऐसा आपने सेलेक्ट करना है कि आपको कैलकुलेशन करने में आसानी हो। यानी कि ये आपका कंडक्टर है, जब इसमें से करंट गुजरेगा तो इसके गिर्द सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सर्कुलर एम्पेरियन पाथ लिया है। लेकिन सोलिनॉइड के केस में मैं और तरह का एम्पेरियन पाथ लूँगा। तो हम देखते हैं एम्पेरियन पाथ कैसा होना चाहिए। एम्पेरियन पाथ आपने ऐसा लेना है कि मैग्नेटिक फील्ड और हमारे एम्पेरियन पाथ के दरमियान ज़ाविया या तो 0 हो या फिर 90 डिग्री हो। ये हम आगे जाके देखेंगे भी, आपने ये याद रखना है। तो क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर है तो हमने एम्पेरियन पाथ भी सर्कुलर ले लिया, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड और हमारे एम्पेरियन पाथ के दरमियान एंगल हमेशा क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो ये हमने ले लिया एम्पेरियन पाथ। स्टेप नंबर 2 होता है कि अब इस एम्पेरियन पाथ को छोटी छोटी लेंथ्स में तब्दील कर लें। इस एम्पेरियन पाथ को छोटी छोटी लेंथ्स में तब्दील कर लें।
तो हमने इस एम्पेरियन पाथ को स्मॉल लेंथ डेल्टा एल डेल्टा एल डेल्टा एल डेल्टा एल 1 डेल्टा एल 2 डेल्टा एल 3 छोटी छोटी लंबाइयों में तोड़ लिया है। तीसरा स्टेप, हर लंबाई के लिए आपने ये चीज़ मालूम करनी है, क्योंकि आपको पता है कि जो करंट कंडक्टर में से गुजरा है उससे बी कैसे प्रोड्यूस हुआ है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी उससे प्रोड्यूस हुई है। हर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को हर लेंथ के लिए अब आपने डेल्टा एल से मल्टीप्लाई करना है। तो पहला स्टेप है हमने एम्पेरियन पाथ सेलेक्ट किया करना है। हम आगे जाके कैलकुलेशन करेंगे, आपको ये तरीका और क्लियर हो जाएगा। स्टेप 1 है कि हमने एम्पेरियन पाथ सेलेक्ट करना है। स्टेप 2 है हमने उस एम्पेरियन पाथ को स्मॉल लेंथ में डिवाइड कर लेना है, जैसा कि यहाँ किया हुआ है। स्टेप 3 में हमने ये करना है कि हमने हर लेंथ को मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी से मल्टीप्लाई करना है और बी डॉट डेल्टा एल हर लेंथ के लिए हमने मालूम करते जाना है, जैसे कि हमने यहाँ किया। बी डॉट डेल्टा एल लेंथ 1 के लिए, बी डॉट डेल्टा एल लेंथ 2 के लिए, बी डॉट डेल्टा एल लेंथ 3 के लिए। ठीक है। स्टेप 4, अब हमने जो है वो जो एम्पेरियन पाथ लिया है उसमें से करंट कितना गुजर रहा है उसे मालूम करना है। ज़रा देखें, इस एम्पेरियन पाथ में से सिर्फ एक ही कंडक्टर गुजर रहा है, तो इसमें से हम कहेंगे करंट कितना गुजर रहा है, आई। तो स्टेप 4 में हमने करंट बताना है कि एम्पेरियन पाथ के अंदर से कितना करंट गुजर रहा है। तो एम्पेरियन पाथ के अंदर यही तार गुजर रही है, तो इसी तार का करंट भी एम्पेरियन पाथ में से गुजर रहा होगा। तो एम्पेरियन पाथ में कितना करंट गुजर रहा है, आई। और स्टेप 5 हमने एम्पेयर्स लॉ अप्लाई करना है। आपको एम्पेयर्स लॉ के ऊपर 4 फॉर्म्स बताई गई थी। ये एम्पेयर लॉ का फॉर्मूला है कि बी डॉट डेल्टा एल, जो आपने हर लेंथ के लिए बी डॉट डेल्टा एल कैलकुलेट किया है, उन सब को जमा करें और उसे म्यू नॉट इंटू करंट इनक्लोज्ड के बराबर कर दें, तो ये आपके 5 स्टेप्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। अब हम बारी बारी एम्पेयर लॉ को 2 केसेस पे अप्लाई करते हैं। पहला केस है, अगर कोई स्ट्रेट कंडक्टर हो तो उसके गिर्द जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है वो कैसे मालूम की जाएगी। तो स्टेप 1 है, आप इसके गिर्द एक रेड कलर का एम्पेरियन पाथ बनाएं। स्टेप 2 है, इस एम्पेरियन पाथ की जो है वो स्मॉल लेंथ बना लें। स्टेप 3 है, हर लेंथ के लिए बी डॉट डेल्टा एल लिखें। और स्टेप 4 है हमारे पास, हमने यहाँ पे क्या करना है, करंट इनक्लोज मालूम करना है। तो यहाँ पे करंट इनक्लोज कितना है, आई है। स्टेप 5 में हमें यहाँ पे एम्पेयर लॉ अप्लाई कर देना है। तो बी डॉट डेल्टा एल लेंथ 1 के लिए, बी डॉट डेल्टा एल लेंथ 2 के लिए, बी डॉट डेल्टा एल लेंथ 3 के लिए, अप टू सोन जमा करते जाएं तो n लेंथ्स आपकी बनी है। तो n लेंथ्स के लिए बी डॉट डेल्टा एल्स को जमा कर लें, तो ये बराबर होगा म्यू नॉट इंटू आई के। अगर आप इसे खोल के लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे, अगर आप इसको सम की शक्ल में लिखें तो ये सिग्मा सम की अलामत हो, सिग्मा बी डॉट डेल्टा एल आर, सब की सब बी डॉट डेल्टा एल का मजमुआ। और आर की कितनी वैल्यूज़ हैं, आर 1 से शुरू होगा और आर n तक जाएगा। जब आर 1 होगा ये टर्म खुल जाएगी, जब आर 2 होगा ये टर्म खुल जाएगी, और जब आर 3 होगा अगली टर्म खुलेगी, और जब आर n होगा तो ये टर्म खुलेगी। तो ये है आपका एम्पेयर्स लॉ की मदद से किसी स्ट्रेट कंडक्टर का बी मालूम करना। क्लियर है। अब हम एम्पेयर्स लॉ को अप्लाई करते हैं किसी सोलिनॉइड के ऊपर। और सोलिनॉइड क्या होता है, सोलिनॉइड जो है वो तार से ही बना होता है, लेकिन किसी तार को इस तरह नलकी की शक्ल में लपेटा गया होता है, तो ये तार की नलकी है, इसे सोलिनॉइड कहते हैं। जब भी सोलिनॉइड में से करंट बहता है, ये सोलिनॉइड की मैंने कुछ और शक्लें दिखाई, ये भी सोलिनॉइड है, देखें। तो आप देखें कि हम तो सोलिनॉइड के अंदर जो है वो सीधा करंट एंटर करते हैं, लेकिन करंट खुद ब खुद जो है वो घूमने लगता है। हमने 10th क्लास में ये पढ़ा था कि अगर सोलिनॉइड में से करंट गुजरे तो हम राइट हैंड रूल की मदद से मालूम कर सकते हैं कि सोलिनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है। अगर हम जो है वो अपने दाएं हाथ में सोलिनॉइड को पकड़ें, इस तरह के घूमती हुई उंगलियां करंट की सीमत को ज़ाहिर करें, तो दाएं हाथ का अंगूठा जो है वो नॉर्थ पोल को ज़ाहिर करता है। तो ये जो है वो इस तरह राइट हैंड रूल से हमें पता चल जाएगा कि सोलिनॉइड जो है वो उसमें से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। तो ये है मेरे पास एक सोलिनॉइड। अब ज़रा देखें, जहाँ से सोलिनॉइड बाहर आ रहा है, सोलिनॉइड की जो तार है जहाँ से बाहर आ रही है, हम वहाँ पे जो है वो डॉट लगा देते हैं। तो क्योंकि आपने पिछली वीडियो में देखा था कि डॉट का मतलब है कि पेपर से बाहर आना और क्रॉस का मतलब है पेपर के अंदर जाना। तो यहाँ से क्योंकि तार बाहर आ रही है तो यहाँ हमने डॉट लगा दिए, और यहाँ पे तार अंदर जा रही है तो यहाँ पे हमने क्रॉस लगा दिए, और ये इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है।
आप एक बात याद रखें कि सोलिनॉइड के अंदर क्योंकि वॉल्यूम बहुत कम होता है इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज होती हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन सोलिनॉइड के बाहर तो खुली जगह होती है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर होती हैं और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी सोलिनॉइड के बाहर ऑलमोस्ट ज़ीरो होती है, बहुत ही कम होती है। तो चलिए अब हम एम्पेयर लॉ के पांचों स्टेप्स इस सोलिनॉइड पे अप्लाई करते हैं ताकि हम सोलिनॉइड के अंदर जब करंट बहता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मालूम कर सकें। तो आपको याद होगा पहला स्टेप था एम्पेरियन पाथ की सिलेक्शन। तो सबसे पहले हमने एम्पेरियन पाथ, तो ये रेड कलर का हमने यहाँ पे एम्पेरियन पाथ सिलेक्ट किया है। यहाँ हमने ये वाला ABCD एम्पेरियन पाथ सिलेक्ट किया। तो सबसे पहला स्टेप है हमारा एम्पेरियन पाथ की सिलेक्शन। तो हमने लिख दिया स्टेप 1 कि हमने ABCD एक एम्पेरियन पाथ सिलेक्ट कर लिया। दूसरा स्टेप था कि हमने उस एम्पेरियन पाथ को स्मॉल लेंथ में डिवाइड करना है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि एम्पेरियन पाथ आपने ऐसा सिलेक्ट करना है कि या तो लेंथ आपके जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके पैरेलल हो, जैसा कि यहाँ पे है, ज़रा देखें मैग्नेटिक फील्ड भी इस सीमत में है और लेंथ भी इस सीमत में है, या लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो। तो इस तरह करने से हमें कैलकुलेशन करनी आसान हो सकती है। देखिए हम यहाँ पे सर्कुलर एम्पेरियन पाथ भी ले सकते थे, लेकिन उससे आपका हल तो हो जाना था लेकिन कैलकुलेशन बहुत मुश्किल हो जानी थी। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपने ऐसा एम्पेरियन पाथ लेना है कि या तो लेंथ जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो या मैग्नेटिक फील्ड के फिर परपेंडिकुलर हो, जैसा कि L1 मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है और L2 और L4 मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो हमने पहले तो एम्पेरियन पाथ सेलेक्ट किया ABCD जो कि एक रेक्टेंगल की शक्ल में है। स्टेप 2 में हम ये करते हैं कि इस एम्पेरियन पाथ की 4 लेंथ्स बनाई, डेल्टा L1, डेल्टा L2, डेल्टा L3 और डेल्टा L4, जैसा कि यहाँ पे शक्ल में दिखाया गया है। L1, L2, L3 और L4, या यहाँ देख लें L1, L2, L3 और L4। स्टेप 3, हर लेंथ के लिए B डॉट डेल्टा L आपने कैलकुलेट करना है। तो चलिए हर लेंथ के लिए B डॉट डेल्टा L कैलकुलेट करते हैं। याद रखें कि सोलिनॉइड के अंदर तो B बहुत ज़्यादा होगा, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि सोलिनॉइड का अंदर वॉल्यूम बहुत कम है और वॉल्यूम कम हो तो डेंसिटी ज़्यादा होती है। लेकिन सोलिनॉइड के बाहर तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी बहुत कम होगी और ऑलमोस्ट ज़ीरो होगी। ये बात आपने याद रखनी है। तो चलिए चलते हैं। हाँ जी, तो लेंथ L1 के लिए, क्योंकि ये L1 जो आपकी लेंथ है ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है और L1 और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान ज़ाविया 0 बनता है, तो यहाँ पे आपके पास आएगा B डॉट डेल्टा L। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा B डेल्टा L cos 0 आएगा। तो cos 0 1 होता है, तो कितना आ जाएगा BL1। यहाँ पे L1 लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन L2 मैंने आपको दिखाया था फिगर के अंदर कि L2 तो परपेंडिकुलर है। आपने पिछली फिगर में देखा था कि L2 जो है वो फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ L2 के दरमियान एंगल 90 है, तो इसलिए यहाँ पे cos 90 आ जाएगा, बाकी सारा वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पे आपके पास ज़रा देखें हमारे पास ये, तो डेल्टा L2 और डेल्टा L4 तो परपेंडिकुलर हैं, तो इसलिए B डॉट L डेल्टा L2 और B डॉट डेल्टा L4 ये दोनों ज़ीरो हो जाएंगे, क्योंकि cos 90 क्या होता है, ज़ीरो। तो अगर हम यहाँ पे 90 लिखें तो B डॉट डेल्टा L को जब cos 90 से ज़रब देंगे तो जवाब ज़ीरो आएगा। इसका मतलब है कि B डॉट डेल्टा L लेंथ 1 के लिए तो BL1 आया है, लेकिन L2 और L4 के लिए ये ज़ीरो आया है। अब चलते हैं लेंथ L3, और आपने देखा था फिगर में कि लेंथ L3 जो थी वो तो मैग्नेटिक सोलिनॉइड के बाहर थी, और सोलिनॉइड के बाहर आपको पता है कि एंगल तो मैग्नेटिक फील्ड और जो लेंथ है उसके दरमियान ज़ीरो ही है, लेकिन B बहुत कमज़ोर है, तो हमने उसे ज़ीरो कहा था। तो यहाँ पे अब B ज़ीरो होगा, तो चाहे B ज़ीरो हो या cos थीटा ज़ीरो हो, तो B डॉट डेल्टा L फॉर L लेंथ 3 ये कितना आएगा, ये भी ज़ीरो आएगा। तो B डॉट डेल्टा L ये लेंथ 3 के लिए लिखना था, B डॉट डेल्टा L फॉर लेंथ 3 ये भी ज़ीरो आया। तो अभी तक हमने देखा कि B डॉट डेल्टा L सिर्फ लेंथ L1 के लिए तो कुछ ना कुछ आया है, बाकी तीनों लेंथ्स के लिए ज़ीरो आया है। तो चलिए अब हम स्टेप 4 पे चलते हैं। स्टेप 1 होता है एम्पेरियन पाथ सेलेक्ट करना, स्टेप 2 होता है एम्पेरियन पाथ को लेंथ्स में डिवाइड करना, स्टेप 3 होता है हर लेंथ के लिए B डॉट डेल्टा L कैलकुलेट करना। हम 3 स्टेप्स मुकम्मल कर लिए हैं।
स्टेप 4 होता है करंट इनक्लोज मालूम करना। तो चलिए ज़रा करंट इनक्लोज मालूम करते हैं। ये एक सोलिनॉइड है। फ़र्ज़ किया कि इस सोलिनॉइड की नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जो है वो है L1। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इसकी क्या है, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है N, ठीक है। अगर इसकी लेंथ 1 मीटर हो तो इसकी नंबर ऑफ टर्न्स हैं N। अगर इसकी लेंथ L1 हो, यानी कि इस L1 हिस्से में कितनी टर्न्स इनक्लोज होंगी, तो आप कहेंगे N को L1 से मल्टीप्लाई कर दें तो टर्न्स इनक्लोज बाय एम्पेरियन पाथ, एम्पेरियन पाथ के अंदर कितनी टर्न्स जो है वो कैद हुई हैं, वो है NL1। याद रहे कि हम एम्पेरियन पाथ में कितना करंट कैद हुआ है वो मालूम करना चाह रहे हैं। अब फ़र्ज़ करें कि एक टर्न में से करंट गुजरता है I, तो NL1 टोटल टर्न्स हैं जो एम्पेरियन पाथ ने अपने अंदर कैद की हैं, तो उनमें से करंट कितना गुजरेगा, करंट पर टर्न I है तो टोटल टर्न्स हमारी थी NL1I, तो करंट कितना आएगा NLI। तो 4 स्टेप्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। स्टेप 5 है एम्पेयर्स लॉ अप्लाई करें। तो हमने अब एम्पेयर लॉ अप्लाई किया। एम्पेयर ने कहा था कि B डॉट डेल्टा L हर लेंथ के लिए अगर हम सारे के सारों को जमा करें तो वो म्यू नॉट ज़रब करंट इनक्लोज होता है। करंट इनक्लोज हमने मालूम किया था NLI, और आपके पास जो है वो ये है आपके पास म्यू नॉट, तो ये आपके पास आएगा B डॉट, अगर R की वैल्यू 1 है तो B डॉट डेल्टा L1 प्लस B डॉट डेल्टा L2 प्लस B डॉट डेल्टा L3 प्लस B डॉट डेल्टा L4 इज इक्वल टू म्यू नॉट NLI, ठीक है। तो आपके पास ये कितना आया था BL1, तो ये आया है, यहाँ पे मैंने 1 कई जगह पे मिस किया है, आपने 1 ज़रूर लिखना है। तो ये आएगा म्यू नॉट NL1I, ठीक है। L1 से L1 कैंसिल हो गया तो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का रिलेशन आ गया सोलिनॉइड के लिए। किसी भी सोलिनॉइड में से अगर करंट I गुजरे तो उसकी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कितनी होती है, म्यू नॉट NI। अब फ्यूचर में हमारे न्यूमेरिकल्स में हमें पूरा फार्मूला नहीं बनाना पड़ेगा, बल्कि हम ये फार्मूला आसानी से जो है वो खुद ब खुद ही डिराइव कर लेंगे। तो आज हमने एम्पेयर्स लॉ पढ़ा। एम्पेयर ने कहा था कि जब भी करंट गुजरता है किसी भी तार में से तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कितना बनता है ये उसने फार्मूले से हमें कैलकुलेट करके दिखाया। याद रखें कि करंट कैरिंग जो हमारा सिंगल जो कंडक्टर था उसके केस में हमने पूरा जो है वो हल नहीं किया था, सिर्फ फार्मूला लिख के छोड़ दिया था। लेकिन सोलिनॉइड के लिए हमने पूरी कैलकुलेशन की है, उसके लिए भी कैलकुलेशन इसी स्टेप से होगी, हम इजीली वो कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको जो है वो कोई कन्फ्यूजन है तो आप मेरी पिछली गॉसेस लॉ और पिछली वीडियोस देख लें, आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगी, क्योंकि हम स्टार्ट से जिन्होंने मेरी वीडियोज़ देखी हैं वो ईज़िली इस वीडियो को समझ सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मज़ीद जो है वो नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।